नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है 11 भाषाओं के जानकार JBS हेल्डन की रचना द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की ये आखिरी वीडियो। जी, वर्ग 11 से द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की ये आखिरी वीडियो है। यहाँ हम लोग पैराग्राफ नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। तो आइए पैराग्राफ नंबर 11 से द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट कॉजेज। ये पढ़ने से पहले हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये कहा गया था कि सिविलाइज्ड मैन जो होते हैं लिव लॉन्गर देन अनसिविलाइज्ड मैन, यानी सभ्य लोग जो होते हैं वे असभ्य लोग, बर्बर लोग, जंगली लोगों की अपेक्षा ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। तो इस तर्क को साबित करने के लिए पैराग्राफ नंबर 11 लिखा गया है। आइए शुरुआत करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉजेज यानी इसके सबसे बड़े कारण, द ग्रेटेस्ट कॉजेज इसके सबसे बड़े कारण ऑफ दिस हैव बीन द एबॉलिशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कॉलरा। बच्चों, एबॉलिशन का मतलब होता है उन्मूलन, वाटर बॉर्न डिजीज का अर्थ होता है जल जनित रोग, अर्थात प्रदूषित पानी के पीने से जो रोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कॉलरा, जैसे कॉलरा। अर्थात सभ्य इंसान असभ्य इंसान की तुलना में ज़्यादा जीता है। इसका कारण रहा है जल जनित बीमारियों का उन्मूलन, अर्थात हैजा के जैसे जल जनित रोगों का उन्मूलन। एंड द जनरल प्रॉस्पेरिटी, एंड द जनरल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब बच्चों वृद्धि या समृद्धि होती है। व्हिच हैज नियरली वैनिस्ड, जिसने लगभग वैनिस्ड कर दिया है, मतलब समाप्त कर दिया है। अंडर फीडिंग यानी अल्प पोषण, एज ए कॉज ऑफ इल हेल्थ, इल हेल्थ का अर्थ होता है खराब स्वास्थ्य। कहने का मतलब है कि सिविलाइज्ड मैन अनसिविलाइज्ड मैन की तुलना में ज़्यादा जीते हैं। इसके सबसे बड़े कारण रहे हैं कॉलरा जैसे जल जनित रोगों का उन्मूलन और सामान्य वृद्धि या समृद्धि रही है, जिसने खराब स्वास्थ्य के कारण के रूप में अल्प पोषण को लगभग समाप्त कर दिया है। टुडे मेडिकल साइंस इज स्टिल एडवांसिंग। बच्चों, एडवांसिंग का मतलब आगे बढ़ना, उन्नति करना, वृद्धि करना, तरक्की करना। टुडे मेडिकल साइंस इज स्टिल एडवांसिंग। आज मेडिकल साइंस जो है, चिकित्सा विज्ञान जो है, चिकित्सा का जो क्षेत्र है ना, आज अभी भी तरक्की कर रहा है, अभी भी उन्नति कर रहा है। बट इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर, लेकिन यह कठिन से कठिन होता जा रहा है। बट इट इज़ बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर, लेकिन यह कठिन से कठिन होता जा रहा है। टू अप्लाई इट्स रिजल्ट्स इन प्रैक्टिस, यानी विज्ञान तरक्की कर रहा है, विज्ञान चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, उसको अपने हमें दैनिक जीवन में उपयोग में लाना कठिन से कठिन होता जा रहा है। अब इसको साबित करने के लिए नंबर 12 पढ़ेंगे कि कैसे ये चिकित्सा जो क्षेत्र है ना, ये तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, उसको प्रैक्टिस में लाना कठिन से कठिन होता जा रहा है। कैसे और क्यों, 12 में समझिए। द वर्स्ट सफरर्स फ्रॉम डायबिटीज़। बच्चों, डायबिटीज़ जो मधुमेह, जो शुगर का रोग होता है ना, तो उसके जो वर्स्ट सफरर्स हैं, यानी उससे जो बुरी तरह से पीड़ित हैं, बुरी तरह से जो प्रभावित लोग हैं, कैन रिगेन फुल हेल्थ, यानी पूर्ण स्वास्थ्य फिर से हासिल कर सकते हैं। रिगेन का मतलब फिर से हासिल करना, अर्थात डायबिटीज़ से पीड़ित लोग अपने स्वास्थ्य को फिर से पा सकते हैं। एंड कीप इट इंडेफिनेटली बाय 2 और 3 डेली इंजेक्शंस, यानी रोज़ 2 या 3 सुइयाँ ले करके डायबिटीज़ से बुरी तरह से पीड़ित व्यक्ति भी अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है और अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। बट दे कैन नॉट बी गॉट टू रियलाइज दिस फैक्ट, लेकिन वे लोग इस फैक्ट को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन लोग जो है ना, इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस आंकड़े को, इस सच्चाई को समझ नहीं पाए हैं। बिकॉज, क्योंकि दे हैव नेवर बीन टॉट, क्योंकि उन लोगों को सिखाया ही नहीं गया है। दे हैव नेवर बीन टॉट,
क्योंकि उन लोगों को सिखाया ही नहीं गया है, क्योंकि उन लोगों को बताया ही नहीं गया है, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाया ही नहीं गया है दैट देयर बॉडीज आर सिस्टम्स, कि उनके जो शरीर हैं, हम इंसान के की जो बॉडीज है ना, का जो शरीर है ना, आर सिस्टम्स, ये क्या है बच्चों, ये सिस्टम्स है ओबेइंग क्वाइट डेफिनेट रूल्स, यानी हमारा जो बॉडी है ना, ये भी एक सिस्टम है और जो कुछ डेफिनेट नियमों को, जो कुछ सुनिश्चित निश्चित नियमों का अनुपालन करता है। एंड डायबिटिक, बच्चों डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को डायबिटिक बोलते हैं। एंड डायबिटिक विल नो मोर वर्क विदाउट इंसुलिन देन ए मोटर कार विदाउट लुब्रिकेटिंग ऑयल। जिस प्रकार से बच्चों एक मोटर कार जो होती है ना, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो स्नेहक जिसको बोलते हैं, जैसे वो मोबिल भी जिसको कहा जाता है ना, कि बिना स्नेहक के जिस प्रकार से आपकी गाड़ी काम नहीं कर सकती, उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है ना, यह इंसुलिन के बिना कार्य नहीं कर सकता। यह बात लोगों को बताया ही नहीं गया है, या लोगों को पता ही नहीं है, और लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारा शरीर जो है ना, वह भी मोटर गाड़ी की तरह एक सिस्टम है। जिस प्रकार से मोटर गाड़ी लुब्रिकेटिंग ऑयल के नहीं चल सकती, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इंसुलिन के बगैर नहीं चल सकता। समझिए, ए मेडिकल फ्रेंड रिसेंटली, यानी एक मेरे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, है ना, ए मेडिकल फ्रेंड रिसेंटली हैड टू डील विथ 2 वीमेन, यानी एक मेरे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, उनको 2 महिलाओं को देखना पड़ा हाल ही में। रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में। हाल ही में मेरे एक डॉक्टर मित्र को 2 महिलाओं को देखना पड़ा। ब्रॉट इन, जिनको लाया गया, डाइंग ऑफ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज से मरते हुए, टू द हॉस्पिटल, यानी हाल ही में मेरे एक डॉक्टर मित्र को 2 महिला मरीजों को देखना पड़ा जिनको अस्पताल में डायबिटीज से मरते हुए स्थिति में लाया गया था। वेयर ही वर्कड, जहाँ पे मेरे डॉक्टर मित्र काम करते थे, वहाँ पे 2 महिलाओं को डायबिटीज से मरने की स्थिति में लाया गया था। बोथ हैड बिन ट्रीटेड बिफोर, उन दोनों महिलाओं का पूर्व में भी इलाज या उपचार हो चुका था। एंड टॉट टू इंजेक्ट देमसेल्व्स ट्वाइस डेली विथ इंसुलिन, और दोनों महिलाओं को टॉट, सिखाया गया था कि प्रतिदिन, ट्वाइस डेली, कि दिन में 2 बार आप दोनों को इंसुलिन की सुई लेनी है। यह जानकारी उन दोनों महिलाओं को बताया गया था, लेकिन फिर भी दोनों महिलाएं डायबिटीज से मरने की स्थिति में थी। क्यों, समझिए। बट वन हैड ब्रोकन हर सिरिंज एंड हैड नॉट ट्रबल टू रिप्लेस इट एट वंस, उसमें से एक महिला के यहाँ जो सिरिंज थी ना, वह टूट गई थी, सिरिंज जो थी वो टूट गई थी। एंड हैड नॉट ट्रबल टू रिप्लेस इट, और उस महिला ने नई सुई लाने का कष्ट नहीं किया था, अर्थात उस महिला ने सुई लेना छोड़ दिया था इंसुलिन की, इसलिए वह मरने की स्थिति में थी। ये पहली महिला थी। और दूसरी सुनिए, while the other had neglected her injections for 2 days, और दूसरी महिला ने 2 दिनों से सुई लेना ही बंद कर दिया था। had neglected her injections for 2 days, 2 दिनों से सुई लेना ही बंद कर दिया था। because she was coming to hospital in any case for another complaint, क्योंकि वह अस्पताल में किसी अन्य बीमारी, किसी अन्य शिकायत के सिलसिले में वह अस्पताल आ रही थी, इसलिए उन्होंने 2 दिनों से सुई लेना छोड़ दिया था। और पहली महिला की सुई टूट गई थी, इसलिए उन्होंने भी सुई लेना बंद कर दिया था। तो दोनों महिलाएं डायबिटीज का इलाज होने के बाद भी डायबिटीज से मर रही थीं, और तब उन लोगों को अस्पताल में लाया गया था। यहाँ देखिए बच्चों कि मेडिकल साइंस यद्यपि तरक्की कर रहा है, यद्यपि उसने इंसुलिन बनाई है, सुई बनाई है, लेकिन फिर भी उस सुई का लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपना रहा है। सुनिए, एटीट्यूड्स लाइक दिस आर सो कॉमन, यानी इस प्रकार के एटीट्यूड्स, इस प्रकार के जो दृष्टिकोण है ना, इतने कॉमन है, सो कॉमन, इतने आम हैं, इतने कॉमन है, दैट द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन हैज़ मेड नो एप्रिसिएबल डिफरेंस टू द मोर्टेलिटी इन इंग्लैंड फ्रॉम डायबिटीज़। बच्चों, इस प्रकार जो 2 महिलाओं का उदाहरण आपको दिया गया है ना, तो इस प्रकार के दृष्टिकोण इतने आम है ना, कि इंसुलिन की खोज के बाद भी इंग्लैंड में मधुमेह से मरने वाले लोगों की संख्या में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। It has saved a few intelligent people, but this is all। हाँ, इंसुलिन की खोज ने कुछ इंटेलिजेंट पीपल, कुछ
पढ़े लिखे लोग, कुछ बुद्धिमान लोगों के जान को बचाया है, लेकिन बस इतना ही, आम लोगों तक यह नहीं पहुंचा है, क्योंकि आम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते नहीं हैं। इन दो महिलाओं का उदाहरण आपके सामने है। इंसुलिन होते हुए भी वे लोग मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी थी। नंबर 13 देखते हैं बच्चों। लिखा कि इफ ए डेफिनिट क्योर, बच्चों क्योर का मतलब होता है इलाज, बच्चों क्योर का अर्थ होता है इलाज। लिखा इफ ए डेफिनिट क्योर फॉर कैंसर इज डिस्कवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, मान लीजिए कि अगले कुछ वर्षों में, मान लीजिए कि अगले कुछ वर्षों में कैंसर का स्पष्ट या निश्चित इलाज ढूंढ लिया जाता है, तो इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल बी ए सिंपलर और सेफर अफेयर देन दैट ऑफ डायबिटीज़। तो इट इज़ अनलाइकली, लाइकली का उल्टा अनलाइकली होता है। तो बच्चों जैसे इंसुलिन के साथ स्थिति है ना, कि इंसुलिन की खोज के बाद भी मधुमेह से मरने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी नहीं आई है, उसी प्रकार से अगर कैंसर के इलाज का पता चल भी जाए ना, तो डायबिटीज से मरने वाले लोगों की संख्या में बहुत कमी नहीं आई है, उसी प्रकार से कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या में भी बहुत कमी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों का नज़रिया बदलने नहीं जा रहा है। आगे सुनिए। इफ सो, अगर ऐसा हो तो इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द मोर्टेलिटी फॉर सेवरल जनरेशंस। अगर ऐसा हो मतलब कैंसर की दवा उसकी खोज हो जाए, उसकी दवा बना दी जाए, ठीक है ना, तो इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट, तो इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट, तो इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा ऑन द मोर्टेलिटी फॉर सेवरल जनरेशंस, यानी आने वाली कई पीढ़ियों तक कैंसर से होने वाले मौत पे उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। सुनिए, इन सच अ केस any given person can no doubt flatter himself on belonging to the intelligent minority who will be saved, यानी वे लोग जो बच जाएंगे, मतलब जो कैंसर के इलाज का उपयोग करेंगे और अपनी जान को बचा लेंगे, अर्थात जो बच जाएंगे, ऐसे व्यक्ति निसंदेह बुद्धिमान अल्पसंख्यक होने पर अपनी पीठ ठोक सकते हैं, या अपनी चापलूसी कर सकते हैं, या अपनी शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जान को कैंसर की दवा से बचा लिया। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे। आगे देखिए। बट इफ व्हाट साइंस अराइव्स एट इज नॉट अ क्योर, लेकिन अगर विज्ञान जिस चीज़ पर पहुंचता है ना, नॉट अ क्योर, वह इलाज नहीं है, बट ए मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, बल्कि वह रोकथाम, बल्कि वह बीमारी के रोकथाम का साधन है, द केस इज इवन लेस होपफुल, तो मामला और भी कम उम्मीद वाला है। एक्सपीरियंस हैज शोन, यानी बच्चों अनुभवों ने दिखाया है, एक्सपीरियंस हैज शोन, अनुभवों ने दिखाया है, दैट इन दिस रेस्पेक्ट का मतलब होता है इस मामले में, कि इस मामले में इंडिविजुअल एक्शन इज ऑलमोस्ट यूजलेस। इंडिविजुअल एक्शन का मतलब होता है व्यक्तिगत कार्य, इंडिविजुअल एक्शन का मतलब होता है व्यक्तिगत कार्य, यानी अनुभवों से ये पता चला है कि इस प्रकार के मामलों में जो इंडिविजुअल एक्शन होता है, जो व्यक्तिगत कार्यवाही होती है ना, इज ऑलमोस्ट यूजलेस, वह करीब करीब व्यर्थ होती है, करीब करीब बेकार होती है, क्योंकि ऐसे गंभीर मामलों में एक आदमी अगर सुई का उपयोग भी कर लेना तो उसका लाभ होने वाला नहीं है, जब तक समाज के महत्तम लोग कैंसर और डायबिटीज़ के दवाओं का जो खोज हुआ है या होगा, जब तक सभी लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तब तक एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला इस्तेमाल जो है ना, वह ऑलमोस्ट यूजलेस होगा, वह बेकार होगा, समाज पे उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन ए कंट्री वेयर टाइफाइड फीवर इज कॉमन, यानी एक देश, इन ए कंट्री, एक देश, एक मुल्क, होया टाइफाइड फीवर इज़ कॉमन, जहाँ पे टाइफॉइड जो बुखार है ना वह आम है, मतलब वो अक्सर लोगों को हुआ करती है। इट इज़ हार्ड ऑलवेज ड्रिंक बियर वाइन, तो वहाँ पे बियर पीना और वो वाइन पीना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और पर्सनली टू सी दैट वंस वाटर इज़ बॉइल्ड, और बच्चों अक्सर इस प्रकार की बीमारी जो होती है ना वह गंदे पानी को पीने से होती है, तो वहाँ पे यह भी देखना बड़ा मुश्किल होता है कि लोग अपने पानी को बॉयल गर्म करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब एक ऐसे मुल्क में जहाँ टाइफाइड बुखार आम बात है ना, वहाँ लोगों के लिए ड्रिंक करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ के लोग पानी को भी उबालते नहीं हैं। एंड एनुअल इनोक्यूलेशन, जो इनोक्यूलेशन देख रहे हैं ना
तो यहाँ पे कह रहा है कि सालाना, एनुअल मतलब सालाना, इनोक्यूलेशन का मतलब टीका, इन्वॉल्व्स ए डेज माइल्ड इलनेस, यानी वहाँ पे सालाना टीका लगता है और टीका लगने पर ना एक दिन के लिए हल्की सी तबीयत खराब होती है। जैसे आजकल कोरोना का टीका लग रहा है ना, तो टीका लगने के बाद किसी को हल्का फुल्का बुखार आ रहा है तो ये चिंता की बात नहीं है। तो वहाँ पर भी सालाना टीकाकरण के दौरान लोगों की हल्की तबीयत खराब होती थी, तो इस वजह से लोग टीका भी नहीं लेते थे, पानी गर्म करने की जहमत नहीं करते थे, और ड्रिंक करना उनके लिए हार्ड था। कहाँ पे? जहाँ पे टाइफाइड जो फीवर था ना वो कॉमन था। तो अगर आप पानी गर्म नहीं करोगे, टीकाकरण नहीं करोगे, तो फिर आप बचोगे कैसे? टाइफाइड इन्फेक्शन कैन ओनली बी डेल्ट विथ एडिक्वेटली बाई पब्लिक कंट्रोल ऑफ द वाटर सप्लाई। बच्चों, वाटर सप्लाई का मतलब होता है जल आपूर्ति। जी, वाटर सप्लाई का मतलब होता है जल आपूर्ति। तो यहाँ पे जेबीएस हेल्डन कहते हैं कि टाइफाइड इन्फेक्शन, ये टाइफाइड का जो संक्रमण है ना, कैन ओनली बी डेल्ट विथ एडिक्वेटली, यानी पर्याप्त रूप से उससे निपटा जा सकता है बाई पब्लिक कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति पे नियंत्रण करके, मतलब हर घर शुद्ध जल पहुँचा करके टाइफाइड बुखार और उसके संक्रमण को रोका जा सकता है। व्हिच इन्वॉल्व्स नो एफर्ट बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स, जिसमें व्यक्तिगत नागरिकों का कोई प्रयास नहीं होता, यानी एक व्यक्ति के प्रयास से हर घर शुद्ध नल का जल नहीं पहुंचाया जा सकता। इसमें गांव मोहल्ला के सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और शुद्ध पानी पहुंचा करके ही टाइफाइड बुखार को रोका जा सकता है या इसको मिटाया जा सकता है। आगे कह रहे हैं बच्चों जेबीएस हेल्डन कि डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, बच्चों ये सब ये रोग हैं। डिप्थीरिया है, स्मॉल पॉक्स चेचक, मिजल्स खसरा, एंड अदर एयरबॉर्न डिजीज, और अन्य एयरबॉर्न डिजीज का मतलब हुआ वायु जनित रोग। जी, मतलब वैसे रोग जो वायु के द्वारा फैलते हैं उनको बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज, यानी वायु जनित रोग। तो कह रहा डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स और अन्य एयरबॉर्न डिजीज, वायु जनित रोग कुड बी स्टैम्प्ड आउट, यानी इन रोगों को स्टैम्प्ड आउट, मिटाया जा सकता है बाय ए पब्लिक एफर्ट, यानी सामूहिक प्रयास से डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स और मिजल्स को मिटाया जा सकता है। But such an effort would involve the individual assistance and self-sacrifice of sick persons and their relatives and also international cooperation। बच्चों अर्थ समझिए, इंडिविजुअल असिस्टेंस का मतलब होता है व्यक्तिगत सहयोग, सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब हुआ आत्मत्याग, सीक पर्सन्स का मतलब होता है बीमार व्यक्ति, देयर रिलेटिव्स उनके सगे संबंधी, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। कहने का मतलब है कि डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या अन्य वायुजनित रोगों को पब्लिक एफर्ट, जन सहयोग के माध्यम से मिटाया जा सकता है। बट सच एन एफर्ट, लेकिन ऐसे प्रयासों में शामिल होगा, वुड इन्वॉल्व शामिल होगा, द इंडिविजुअल असिस्टेंस यानी व्यक्तिगत सहयोग, एंड सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ सिक पर्सन्स यानी बीमार व्यक्तियों का आत्मत्याग और उनका व्यक्तिगत सहयोग, एंड देयर रिलेटिव्स। देखिए बच्चों, बीमार व्यक्तियों और उनके सगे संबंधियों के व्यक्तिगत सहयोग और उनके आत्मत्याग, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स जैसे वायुजनित रोगों को मिटाया जा सकता है। It is impossible until people realize that microbes are every bit as real as foreigners and much more likely to kill one। देखिए, जब तक लोग ये नहीं मानेंगे, यहाँ पे जो ये ब्लैक लेटर में लिखा गया है ना, इसका अर्थ समझिए, जब तक लोग ये नहीं मानेंगे, यहाँ पे हेल्डन जो है ना, यहाँ पे व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि हम लोग विदेशियों, जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं, को संभावित हत्यारा मान लेते हैं, लेकिन असली हत्यारे जो हैं ना, वे माइक्रोब्स हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है। तो जेबीएस हेल्डन कहते हैं कि डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स जैसे वायुजनित रोगों को मिटाया जा सकता है। इसको मिटाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, बीमार व्यक्ति और उसके परिजन सबके सहयोग की आवश्यकता है। उसको मिटा सकते हैं, लेकिन यह मिटाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक लोग ये जान लेना कि हमारे दुश्मन विदेशी नहीं हैं, बल्कि हमारे असली दुश्मन ये माइक्रोब्स हैं, ये रोगाणु हैं, ये कीटाणु हैं, ये जीवाणु हैं, ये विषाणु हैं। जब तक लोग इस बात को न मान लें, तब तक इन रोगों को मिटाया नहीं जा सकता।
दे विल ओनली अराइव एट अ सेन व्यू। बच्चों सेन का मतलब था समझदार। दे विल ओनली अराइव एट ए सेन व्यू रिगार्डिंग डिजीज एज द रिजल्ट ऑफ ए जनरल एजुकेशन ऑन साइंटिफिक लाइन्स। कहने का मतलब हुआ कि वे केवल वैज्ञानिक तर्ज पर सामान्य शिक्षा के परिणाम स्वरूप बीमारी के बारे में एक समझदार दृष्टिकोण पर पहुंचेंगे। द स्टडी ऑफ मेडिसिन, बच्चों चिकित्सा का अध्ययन। द स्टडी ऑफ मेडिसिन मतलब चिकित्सा का अध्ययन अपार्ट फ्रॉम इट साइंटिफिक बेसिस, अर्थात वैज्ञानिक आधार से हट करके चिकित्सा का अध्ययन क्रिएट्स न्यूरोटिक्स रेदर देन साइंटिस्ट्स, मतलब वैज्ञानिक आधार से हट करके चिकित्सा का अध्ययन है ना, ये विक्षिप्तता पैदा करता है, यानी वैज्ञानिकों के बजाय ये विक्षिप्तता पैदा करता है। कहने का मतलब हुआ कि बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के यदि आप चिकित्सा का अध्ययन करते हैं तो वैसे अध्ययन से वैज्ञानिक नहीं बनेंगे, अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग बनेंगे। नंबर देखिए बच्चों, कह रहा है नंबर 14 में कि प्रिवेंटिव मेडिसिन कुड बी मेड इनटू द मोरल इक्विवेलेंट ऑफ वॉर। इक्विवेलेंट का मतलब है समकक्ष, अर्थात जो रोग निवारक दवाओं को युद्ध के नैतिक समकक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता है। इट इज ऑलरेडी सो फॉर ए पीपुल, ऐसा कुछ लोगों के लिए हुआ भी है। एक कलीग ऑफ माइंड, बच्चों कलीग की स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, लिखा कि एक कलीग ऑफ माइन वाज रिसेंटली, यानी हाल ही में मेरे एक सहकर्मी ट्रांसलेटिंग ए फ्रेंच पेपर ऑन कीमोथेरेपी। बच्चों कीमोथेरेपी कैंसर का एक उपचार है, यानी एक मेरे दोस्त थे जो कीमोथेरेपी पे एक फ्रेंच शोध का वो अनुवाद कर रहे थे, अर्थात कीमोथेरेपी पे एक शोध है, एक लेख है, उसका हाल ही में वो अनुवाद कर रहे थे। व्हेन ही केम अपॉन द फ्रेज, अनुवाद के दौरान एक फ्रेज से उनका सामना हुआ, एक वाक्यांश से उनका सामना हुआ, टुई पार आई एनिमी इन रेफरेंस टू ए डिसीज्ड। ये जो बच्चों देख रहे हैं डिसीज्ड, इसका मतलब होता है मृतक, मृत जिसको आप डेड बोलते हैं, और यह फार्माकोलॉजिस्ट औषधि विज्ञानी। अर्थात मेरे एक मित्र जो थे ना, वह कीमोथेरेपी पे एक फ्रेंच पेपर को ट्रांसलेट कर रहे थे, तो व्हाइल ट्रांसलेटिंग एक फ्रेज से उनका सामना हुआ जिसमें लिखा हुआ था टुई पार आई एनिमी इन रेफरेंस टू ए डिसीज्ड फार्माकोलॉजिस्ट। एक मृत औषधि विज्ञानी के संदर्भ में वो फ्रेज आया हुआ था। ही सेड दैट मीन्स दैट ही डाइड ऑफ एन इन एक्सीडेंटल इन्फेक्शन। उसके कहने का अर्थ ये था कि उसकी मौत जो थी ना, एक एक्सीडेंटल इन्फेक्शन, एक आकस्मिक संक्रमण से हो गई थी। आई अनडिसीव्ड हिम, तब मैंने उसको अनडिसीव किया, मैंने उसको करेक्ट किया। अनडिसीव का मतलब ठीक कर देना, मैंने उसको ठीक किया। द एनिमी इन दिस केस हैड बीन द जर्मन नेशन, और उसकी मौत का कारण वो इन्फेक्शन ही था बल्कि जर्मन नेशन था, मैंने उसको ठीक किया। बच्चों ये भी व्यंग्यात्मक बात है, आगे समझिएगा। But his attitude was typical of medical scientists today, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the world. इसका अर्थ ये हुआ कि सेंट पॉल की तरह, जैसे आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मानव का जो असली दुश्मन है ना, वो माइक्रोब्स है, वे रोगाणु हैं, विषाणु हैं, कीटाणु हैं, है ना। तो लेकिन सेंट पॉल्स जो थे ना, पहले माइक्रोब्स को डेविल्स मानते हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिक इंसान के दुश्मन के रूप में किसको देखते हैं? द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, अर्थात माइक्रोब्स को। ये हमारी नंगी नज़रों से दिखते नहीं हैं, लेकिन यही हमारे असली हत्यारे हैं, और हम विदेशियों को जिनके बारे में कम जानते हैं असली हत्यारा मान बैठते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है हेल्डन के द्वारा कि इंसान के असली दुश्मन माइक्रोब्स हैं, रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं। इंसान का दुश्मन इंसान नहीं है। सुनिए, सेंट पॉल का मानना था कि द वर्ल्ड वाइज लार्जली रूल्ड बाय डेमन्स, कि संसार पे डेमन्स का शासन है, राक्षसों का शासन है। लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो इस दुनिया पे माइक्रोब, सूक्ष्म जीवों का शासन है, जो आँखों से दिखते नहीं हैं, लेकिन वे हमारी हत्या कर देते हैं, वे हमें मार देते हैं, अर्थात वे ही हमारे असली दुश्मन हैं। वी नो बेटर टुडे, कह रहे हैं कि आज हम बेहतर जानते हैं। वी नो बेटर टुडे, आज हम बेहतर जानते हैं। एंड वी डिमांड द जनरल एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इन इट्स एब्सेंस ह्यूमन एफर्ट इज सो लार्जली डिवोटेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद फेलो मैन, इन विच वन इफ नॉट बोथ ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स मस्ट इनएविटेबली सफर। कहने का मतलब है कि वी नो बेटर टुडे, आज हम लोग बेहतर जानते हैं। एंड वी डिमांड, और हम मांग भी करते हैं, द जनरल एडॉप्शन ऑफ
द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम लोग आज बेहतर जानते हैं और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सामान्य रूप से अपनाने की मांग भी करते हैं क्योंकि इसके अभाव में, इन इट्स एब्सेंस, क्योंकि इसके अभाव में मानव प्रयास काफ़ी हद तक साथी पुरुषों के साथ संघर्ष करने के लिए ही समर्पित हो जाता है, जिसमें एक, यदि दोनों नहीं तो अनिवार्य रूप से पीड़ित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब दो लोगों में संघर्ष होगा तो भले दोनों को नुकसान न हो, लेकिन कम से कम एक को तो नुकसान होना ही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग आज बेहतर जानते भी हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सामान्य रूप से अपनाने की मांग भी करते हैं, क्योंकि यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तो हम लोग आपस में ही लड़ेंगे और एक दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे। कह रहे हैं हेल्डन कि इट इज़ ओनली इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। बच्चों, डिजास्टर का मतलब तो आपदा, विपत्ति होती है। इट इज़ ओनली इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर दैट द एवरेज मैन डिवोट्स ए मोमेंट्स थॉट टू हिज रियल एनिमीज। केवल आपदा के समय, केवल विपत्ति के समय जो एवरेज मैन होता है ना, जो औसत व्यक्ति होता है, जो आम आदमी होता है ना, वह एक पल के लिए अपने रियल एनिमीज, अपने असली शत्रुओं के बारे में सोचता है। मतलब आम आदमी केवल विपदा के समय में, है ना, अपने रियल एनिमीज, अपने असली शत्रुओं के बारे में एक पल के लिए सोचता है। और आम आदमी का असली शत्रु कौन है? सुनिए, द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंट पॉल का भी कहना था, द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी ये जो दुनिया में जो अंधेरा है ना, जो अंधेरी दुनिया के जो शासक हैं, जो हमारी आंखों से दिखते नहीं है ना, वे ही हमारे असली क्या हैं? दुश्मन हैं। तो हमारे असली दुश्मन कौन है? रोगाणु है, जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है। ये हमारे असली दुश्मन है। हमारे असली दुश्मन विदेशी नहीं है। फ्रॉम बैक्टीरिया टू साइक्लोन्स, साइक्लोन्स से लेकर के बैक्टीरिया तक, यही हमारे असली दुश्मन है। और आम आदमी यह कब समझता है? जब उस पर आपदा या विपत्ति आती है तब। अनटिल ह्यूमैनिटी एडॉप्ट्स, अंत में जेबीएस हेल्डन कहते हैं कि अनटिल ह्यूमैनिटी एडॉप्ट्स द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक मानव जाति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना नहीं लेती, दोज एनिमीज विल नॉट बी कांकर्ड, तब तक उन शत्रुओं को हराया नहीं जा सकता। हेल्डन कहते हैं कि जब तक सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपना नहीं लेंगे, तब तक रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु पे विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही बच्चों यह वीडियो समाप्त हुई। यहाँ पे जेबीएस हेल्डन यह बताने की कोशिश करते रहे हैं कि विज्ञान जो है ना, हर व्यक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अतः हम सभी इंसान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और हमारे जो एक्शंस होंगे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से ही होने चाहिए, न कि इमोशनल दृष्टिकोण पे। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त हुई। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।